students, good evening. In our previous class, we had discussed about the separation technique of one liquid from the other liquid, and we had discussed about what are miscible liquids and what are immiscible liquids. उसके बाद हमने immiscible liquids के basis पे difference in density principle के base पे जो एक टेक्निक है separating funnel की टेक्निक उसको डिस्कस किया था. सो सेपरेटिंग फनल होता है एक फनल जैसा कुछ, वहाँ पे apparatus है और उसमें स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो टैप के समान काम करता है. इस फनल में जैसे ही हमने मिक्सचर डाला तो थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब रखने के बाद हैवियर मिक्सचर बॉटम पे आएगा, लाइटर मिक्सचर टॉप पे रहेगा. टैप ऑन करके नीचे से हैवियर जो लिक्विड है उसको आप कलेक्ट कर लेते हो बीकर में और लाइटर लिक्विड ऊपर रह जाता है. जैसे ही लिक्विड यहाँ तक पहुंचेगा लाइटर वाला, यू टर्न ऑफ द स्टॉप कॉक. So in this way you are able to get both the components of a mixture, lighter liquid and heavier liquid both, right? बाकी टेक्निक्स में कभी कभी हमारा ऐसा हो रहा था कि हमें कोई एक कंपोनेंट मिल रहा था, दूसरा लॉस हो रहा था. तो यहाँ पे दोनों ही अवेलेबल हो रहे हैं. दिस इज द गुडनेस ऑफ दिस टेक्निक. ये टेक्निक कहाँ यूज की जाती है? सेपरेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल. ऑयल मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड वाला सब्सटेंस होगा, जैसे कि बेंजीन हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, क्लोरोफॉर्म, ये सारी ही चीजें कार्बन इनमें रहता है. और पानी है जो बिल्कुल कार्बन लेस है तो वो हैवियर है, नीचे सेटल हो जाता है. और ये सारी चीजें जो ऑयल टाइप सब्सटेंसेस है ये लाइट इन वेट है तो ये ऊपर रह के सेपरेट आउट हो जाते हैं सेपरेटिंग फनल में वाटर से. इसी के अलावा हम मेटल ओर से, स्पेशली आयरन की ओर से जब आयरन को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसका स्लैग आयरन मेटल से इसी टेक्निक से सेपरेट करते हैं. फर्नेस के अंदर हमारा स्लैग मतलब अनवांटेड इंप्यूरिटीज जो ऊपर रह जाती है मोल्टन फॉर्म में, और मोल्टन आयरन नीचे रहता है बीइंग हेवियर. नीचे से हम आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर से स्लैग अलग आउटलेट से बाहर आ जाता है. ठीक है, तो ये था पूरा हमारा सेपरेटिंग फनल टेक्निक, जो लास्ट टाइम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी और टेक्निकल इश्यू की वजह से मैंने आपको शॉर्ट में वीडियो बना के भेजा था. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है. तो मिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? वो लिक्विड जो आपस में अच्छे से इंटरमिक्स हो जाता है और एक यूनिफॉर्म फेज में सिंगल पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट. तो एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा मिसिबल लिक्विड का? अगर आप एक ऑयल दूसरे ऑयल में डाल दो तो मिसिबल लिक्विड बनेगा. यू कैन नॉट सेपरेट टू ऑयल्स. होता है ना घर में, कई कई घरों में मम्मी करते हैं, मम्मी लोग जनरली कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला तेल होता है उसमें कोकोनट ऑयल डाल देंगे, पैराशूट ऑयल डाल देंगे एंड पूरा का पूरा यूनिफॉर्म दिखता है. तो क्या होता है, वो ऑयल का क्वांटिटी भी बढ़ जाता है, पूरे इसमें वो जड़ी बूटी का असर भी हो जाता है और हमारा क्वांटिटी बढ़ जाता है और हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि अच्छा यहाँ पे कोकोनट ऑयल है, यहाँ पे दूसरा ऑयल है. ठीक है, तो इट इज ऑल काइंड ऑफ मिसिबल लिक्विड. ठीक है, अब इसके अलावा मिसिबल लिक्विड्स तो है, बट हम लोग मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक जनरली इसलिए भी यूज की जा सकती है ताकि हमें दोनों के दोनों कंपोनेंट्स उस मिक्सचर के मिले. जैसे कि इसमें मुझे ऑयल भी मिल रहा है, वाटर भी मिल रहा है, लेकिन मैंने इवेपोरेशन किया तो मुझे क्या मिल रहा था? सिर्फ सॉल्ट एट दी बॉटम. पानी तो निकल गया, चला गया था, राइट. तो मुझे अगर दोनों ही चीजें चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, तो मैं जो टेक्निक यूज करना चाहती हूँ वो ये वाली टेक्निक होगी जो अभी हम सीखेंगे, जिसका नाम है सिंपल डिस्टिलेशन. सो सिंपल डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक which is basically used to derive both the components of a mixture. It is used in which जब ये टेक्निक यूज की जाती है तो इसमें हम जो मिक्सचर है उसको बॉईल करते हैं. तो इट इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट and they do boil without getting decomposed. मतलब अगर मैं टाटा शुद्ध नमक को हीट करती हूँ, ठीक है, गर्म करती हूँ NaCl को, तो क्या हो सकता है? Na और Cl में ब्रेकडाउन हो सकता है. तो मेरा कि NaCl मोल्टन फॉर्म में आने से पहले, वो पिघलने से पहले मुझे अगर ब्रेकडाउन होके टुकड़ों में मिल रहा है तो ये तो वो नहीं है जो मुझे चाहिए. मुझे NaCl मोल्टन फॉर्म में चाहिए था, ना कि Na और Cl अलग अलग चाहिए था, राइट. तो इसी तरीके से ऐसे ही सब्सटेंसेस से डिस्टिलेशन किया जाएगा जो सब्सटेंसेस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ताकि वो लोग डिकम्पोज ना हो या फिर वो जले ना, इजीली वो बॉइल हो सके. तो इस तरीके से, ठीक है. अब NaCl का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद भी NaCl सिर्फ पिघलता है, अपने पार्टिकल्स में डिकम्पोज नहीं होता है. ठीक है, जब आप उसका टेम्परेचर 1000 ऊपर ले जाओगे, 1200 या फिर 1600 के रेंज में लेकर जाओगे, तो जाके वो डिकम्पोज होना शुरू होता है Na और Cl में. और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज होता है, हीट से होता भी नहीं है. ठीक है,
तो NaCl और वाटर का अगर मेरे पास सोल्यूशन है, मतलब कि सॉल्ट प्लस वाटर, अब मुझे सेपरेट करके सॉल्ट भी चाहिए वाटर भी चाहिए, तो मैं इवेपोरेशन यूज नहीं कर सकती हूँ, क्रिस्टलाइजेशन यूज नहीं कर सकती हूँ. सो आई विल यूज सिंपल डिस्टिलेशन बिकॉज आई नो इन सिंपल डिस्टिलेशन वाटर विल बॉइल, सॉल्ट विल बॉइल, बट दे वोंट डिकम्पोज इनटू देयर नॉर्मल लाइक कंपोनेंट्स, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. नेक्स्ट थिंग, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस वेयर एज सॉल्ट बॉइल्स एट 800 डिग्री सेल्सियस. तो बहुत वाइड गैप है 700 डिग्री सेल्सियस का. सो इजीली वी कैन गो विद सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. So this is the diagram which is for simple distillation technique. Okay, so simple distillation आप heading दे दीजिए. Simple distillation किसके लिए है? To separate the solution of two miscible liquids, or else to separate the solution of such components which have a very wide difference between their boiling points, so that we can कलेक्ट बोथ ऑफ देम सेपरेटली. सो यहाँ पे बेसिकली हम सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन का सेपरेशन करने वाले हैं. ठीक है, तो ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क, जो नॉर्मल हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क से थोड़ा अलग है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका बड़ा सा नेक है. इस नेक में यहाँ पे एक ट्यूब राइट वर्ड जा रहा है, ये यहाँ से ओपनिंग से ट्यूब जा रहा है. ठीक है, तो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जो थोड़ा सा नॉर्मल राउंड बॉटम फ्लास्क से अलग होता है. इसके नीचे आप देख सकते हो बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ऑब्वियसली वायर बेस होगा. फिर चाइना डिश है, चाइना डिश में चाइना डिश नहीं है सॉरी, आयरन का वेसल है, उसमें सैंड रखा है, तो सैंड बाथ तैयार किया है. सैंड बाथ क्यों तैयार किया है? सो दैट इवन हीटिंग हो थ्रू आउट. ठीक है, अब इसके अंदर मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन है. क्या है यहाँ पे? सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, राइट. अब जैसे ही हमने क्या किया, बर्नर को ऑन किया, ये हीट होना शुरू होगा सॉल्यूशन. वाटर हैविंग 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे पहले कौन निकलने वाला है? सॉल्ट का है 800 डिग्री सेल्सियस. तो पहले सॉल्ट बॉइल होगा या वाटर? ऑब्वियसली वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग. तो वाटर बॉइल होके वेपराइज होगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगी वेपर्स. कहाँ जाएंगी? ऊपर. हमने यहाँ पे रबर कॉर्क लगा के ओपनिंग को बंद कर रखा है, तो वेपर बाहर जा सकती है क्या? नहीं. ये जो दिख रहा है ये थर्मोमीटर है. थर्मोमीटर में से वेपर से कहीं अंदर से एस्केप होने के चांस है क्या? बिल्कुल भी नहीं. थर्मोमीटर इज नॉट लाइक ओपनिंग वाला कोई एपरेटस है, वो सिर्फ टेम्परेचर मेजर करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ से वेपर्स निकल के इस ट्यूब के थ्रू अंदर जाना शुरू करेंगे. ठीक है, ये जो ट्यूब है विद वाटर जैकेट, ये देखिए ग्लास का ट्यूब बीच में से जाके यहाँ पे ऐसे आ रहा है, एक फ्लास्क में रिसीवर में कलेक्ट हो रहा है जो भी वहां से लिक्विड आ रहा है. और ये ट्यूब के चारों तरफ जो है वो है एक वाटर का जैकेट. वाटर जैकेट. वाटर जैकेट क्यों बोला है? क्योंकि ये ट्यूब को जैकेट के समान कवर कर रखा है इस आउटर ट्यूब ने, और इसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली. सो यहाँ से कोल्ड वाटर का इनलेट है, यहाँ से हम ठंडा पानी अंदर डालते हैं. वो ठंडा पानी क्या करता है? आने वाली वेपर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उनकी हीट एब्जॉर्ब करके उनको ठंडा करता है और खुद गर्म हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो कोल्ड वाटर था तो उसको कोल्ड ही रखना है, तो हॉट वाटर निकालना जरूरी है बाहर. तो ये सर्कुलर मोशन में ये चलते रहता है साइक्लिकली, ठंडा पानी आते रहेगा, गर्म पानी बाहर होते रहेगा. ठीक है, तो ये हमारा वाटर जैकेट का काम है, टू कलेक्ट दी हीट फ्रॉम दी इनकमिंग वाटर वेपर्स, सो दैट वो वाटर वेपर्स क्या होगी? ठंडी होंगी, मतलब कि कंडेंस होगी. कंडेंस होके यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स बनेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप वो स्लिप होके यहाँ पे इस तरीके से राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, अब ये वाटर जैकेट को बोला जाता है लाइबिक कंडेंसर. ये पूरा जो सेटअप है विद ट्यूब एंड वाटर जैकेट, इसको बोला जाता है लाइबिक कंडेंसर. कंडेंसर क्या करता है? पानी को कंडेंस करेगा, वेपर्स को कंडेंस करेगा टू कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, सो लाइबिक कंडेंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है. झूठा बड़ा कंडेंसर याद रखो ऐसे. ठीक है, ओके. सो प्रोसीजर मेरे ख्याल से आपको रफली समझ ही गई है. वी हैव टू टेक द मिक्सचर इन आवर डिस्टिलेशन फ्लास्क. वी हैव टू हीट इट. Once the mixture starts boiling, the component with lower boiling point will start rising up. The vapors of it will flow through the tube. Liebig condenser, they will get condensed and they will get collected in the receiver. Next, the substance with the higher boiling point will remain at the bottom itself. Why temperature measurement is required in this apparatus, in this setup for through the thermometer? क्योंकि ये थर्मोमीटर क्या करेगा? मुझे पता है कि 100% पानी आने वाला है, तो 100 तक टेम्परेचर है तो ठीक है, चलो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखो. टेम्परेचर जैसे 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 500 तक पहुंच जाएगा, विल टर्न ऑफ द बर्नर एंड स्टॉप द प्रोसेस, क्योंकि 500 के बाद चांसेस है कि वाटर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है
और अब सॉल्ट ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो सॉल्ट का बॉइलिंग होने से पहले ही हमें ये प्रोसेस को रोकना है, तो सॉल्ट के बॉइलिंग पॉइंट को हमें मार्क करके चलना है कि थर्मोमीटर पे आसपास तक टेम्परेचर बिल्कुल ना रेज हो, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ थर्मोमीटर, क्लियर। अब ये जो प्रोसेस है इसको डिस्टिलेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि डिस्टिलेशन मतलब किसी भी चीज को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करना, कंडेंस करके कलेक्ट करना। जब हम ऐसा करते हैं तो चांसेस बहुत कम है कि इम्प्यूरिटीज कलेक्ट हो, क्योंकि अगर कुछ वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज तो निकल ही जाएगी अलग, सिर्फ उसके वेपर जो है वो कंडेंस होंगे और वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो ओरिजिनल सब्सटेंस जो मेरा विदाउट इम्प्यूरिटीज मुझे चाहिए वो ही कंडेंस होके मिलेगा। सो इसीलिए जो मिलता है सब्सटेंस प्योर फॉर्म में, इसको बोला जाता है डिस्टिलेट। क्या बोला जाता है? डिस्टिलेट, LLATE, ठीक है, डिस्टिलेट। और इसीलिए इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन भी बोला जाता है। कन्वर्शन ऑफ एनी लिक्विड इनटू इट्स वेपर and then again condensing it back to the original liquid state is known as distillation. So if we repeat this distillation procedure, the chances of obtaining the purest form of that liquid chances increase, ठीक है। तो हम लोग जितनी बार डिस्टिलेशन करेंगे बार बार, अब इस प्योर फॉर्म को, वाटर को भी मैं फिर से अगर बॉईल करके वेपर्स कंडेंस करूँ तो ये और ज्यादा प्यूरिफाई हो जाएगा, बट उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 500 पे इसको कलेक्ट किया था टेम्परेचर पे, तो ये ऑलरेडी बहुत प्योर फॉर्म में है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक और टेक्निक है। ये टेक्निक कब थी? जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब मेरे पास कुछ दो ऐसे मिक्सचर्स के ऐसे कंपोनेंट्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक है, ठीक है, तब मैं ये टेक्निक कैसे यूज करूं, क्योंकि अगर एक के वेपर्स आ रहे हैं तो दूसरे के भी आने शुरू हो सकते हैं साथ में, है ना, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते। देन एट दैट टाइम वी वुड यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सुनते ही मुझे कुछ याद आता है, 8th स्टैंडर्ड में कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में आपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नाम का कुछ सुना होगा ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोसीजर, राइट। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहाँ किया जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग चेम्बर में, है ना। उस प्रोसेस को क्या बोला गया था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहां क्या किया गया था जरा आप रिकॉल करो, तब तक मैं इसका एपरेटस जस्ट थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज करना है यहीं पे, वो मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये जो इसका नेक है यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम्स बने रहेंगे, मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे ऐसे आड़े टेढ़े तोड़े। हो सकता है फ्रैक्शनेटिंग जो नेक है फ्लास्क का, हो सकता है कि इसके अंदर बीड्स भरे हो बहुत सारे, ठीक है। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शंस हो, किसी भी तरीके से ये नेक चेंज हो सकता है। तो आपको नेक में अगर कुछ भी चेंज दिखा तो आप समझ जाना ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है, ये सिंपल डिस्टिलेशन नहीं। अगर नेक प्लेन है तो ये सिंपल डिस्टिलेशन के एपरेटस है, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन जनरली आप अगर किसी दूर दराज के गांव में जाते हो तो वहां पे आप चेक करोगे, जो फार्मर्स है जिनके पास बहुत सारी काउज है तो वो काउ यूरिन को डिस्टिल करते हैं टू मेक सम आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। तो उनके घर पे आपको डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का एपरेटस जरूर दिखेगा बहुत अच्छी से, ठीक है। सो काउ यूरिन इज प्यूरिफाइड यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या किया था? वहां पे रिफाइनिंग में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से, वहां पे फ्रैक्शनेटिंग चेम्बर था, इस तरीके से बीच बीच में यहाँ पे कुछ ऐसी ओपनिंग्स थी। मैं उसको ठीक से बना दूं, प्लीज एक सेकेंड होल्ड ऑन कर लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से था वो, यहाँ पे ओपनिंग्स थी रैंडमली, है ना। तो यहाँ पे हमारा बॉईल हो गया पेट्रोलियम आता था 673 केल्विन पे, अगर टेम्परेचर भी आप लोगों को याद हो तो, और सारे के सारे कंपोनेंट्स वेपराइज होके ऊपर जाते थे, फिर अलग अलग लेयर पे हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते थे। वहां पे आपको मालूम होगा, चलो नहीं भी मालूम है तो हम देख लेते हैं। बॉईल हो रही है कोई चीज, ठीक है, सबसे पहले कौन उठेगा? अगर मेरे पास यहाँ पे दो ऐसी चीजों का मिक्सचर है जहां पे एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का, अच्छा लेट मी वाइप इट, ओके। अब यहाँ पे सपोज इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, वाटर का मिक्सचर है।
अब वाटर का टेम्परेचर आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इथाइल अल्कोहल जो है नॉर्मल अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है बेवरेज के समान, दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज हैविंग 78 डिग्री सेल्सियस एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करोगे तो लेस देन 25 केल्विन भी आएगा। अगर दोनों को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया माइनस करोगे तो ऑब्वियसली लेस देन 25 केल्विन ही आएगा, ठीक है। तो दो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। तो इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है, जैसे ही अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले कौन बॉइल होके निकलेगा, पानी निकलेगा कि अल्कोहल निकलेगा? वो निकलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। हीट बढ़ रहा है, 20 था, इसका मिक्सचर का टेम्परेचर 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, कुछ तो वेपराइज होना शुरू होगा। इथाइल अल्कोहल विल स्टार्ट वेपराइजिंग, राइट। 75 हो गया, 78 हो गया, अब तो इथाइल अल्कोहल पक्का वेपर्स बन के ऊपर निकलेगा, बराबर। तो इथाइल अल्कोहल के जब वेपर्स निकलना शुरू हो गए तो वो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाके यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होंगे, अटक जाएंगे, सही है। तो अब यहाँ पे अटक के कंडेंस होंगे। ऑब्वियसली अगर सडनली ऑब्स्ट्रक्शन आया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, वेपर्स फुल स्पीड से जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी सडनली ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो रिड्यूस होगी एनर्जी और वो कंडेंस होके नीचे आएगा। अब टेम्परेचर 78 पे ऊपर नहीं जा पा रहा, टेम्परेचर गया 80-85 तक। अब तो मेरे पास भैया स्टीम स्टेट में इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की मैंने तो सारे ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करके बाहर चले जाना है, ऐसा वो इथाइल अल्कोहल बोलेगा पानी को, और वो फुल स्पीड से भागेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके कितने टेम्परेचर पे, अप्रॉक्स 80-85 पे, और पूरे ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस करते हुए ये ट्यूब से आके इधर आएगा इस लाइबिक कंडेंसर के अंदर। यहाँ पे कंडेंस होगा और यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब पानी के साथ क्या होगा, 85-90 तक टेम्परेचर गया, 90 पे तो पानी भी ऊपर आना शुरू करेगा, 95 पे, लेकिन पानी ऊपर तो आएगा वेपराइज होके, लेकिन क्या इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पानी के पास इनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, 90 डिग्री सेल्सियस पे नहीं है। वाटर 100 डिग्री के बाद ही स्टीम में कन्वर्ट होता है, तभी उसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है जिससे वो इसको इजीली पार कर पाए, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 है, राइट। तो 90 पे पानी नहीं जा पाएगा, 95 पे भी नहीं जा पाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे टेम्परेचर 95 दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, थर्मोमीटर पे रीडिंग आ गई है आपकी 95 के आसपास, तो वी विल थिंक कि हाँ चलो 95 हो गया। अब इथाइल अल्कोहल तो बचने का चांस ही नहीं है अंदर, क्योंकि इसका तो बॉइलिंग पॉइंट 78 था, तो 95 पे तो ऑब्वियसली सारा का सारा वेपराइज होके इनफ एनर्जी लेके ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करते हुए कंडेंस होके कलेक्ट हो चुका है। बचा क्या नीचे, सिर्फ और सिर्फ पानी बचा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक है आने वाला है। अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया तो अब पानी भी ऊपर से कंडेंस होके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। सो वी विल स्टॉप दिस प्रोसेस, विल टर्न ऑफ द बर्नर एंड विल स्टॉप, ठीक है। So this is the procedure of fractional distillation, which is used when the difference of boiling point between two components is less than 25 degrees Celsius. Where it is used to separate ethyl alcohol from water. ethyl alcohol का boiling point मैंने आपको बताया कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वैसे ही अगर आपके पास एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, एसीटोन प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे, आप सिंपल डिस्टिलेशन नहीं करोगे, क्योंकि एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट अगर आपके पास मिथाइल अल्कोहल है और वाटर है, सॉरी अल्कोहल है ये, प्लस वाटर है। नेक्स्ट आपके पास इथाइल अल्कोहल है और वाटर है, अल्कोहल प्लस वाटर है, तो आप यूज करोगे ये वाली टेक्निक को, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है सब जगह, राइट। मिथाइल अल्कोहल का होता है 64 अप्रॉक्स 64.5 64, इथाइल अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मेरे पास मिथाइल और इथाइल का भी अगर मिक्सचर है तो भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, हम सिंपल डिस्टिलेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत नैरो गैप है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेपरेशन टेक्निक रिगार्डिंग द मिसिबल लिक्विड्स. So let's stop here for the day, and in next class we will discuss the last topic of this chapter, separation of
gases from air and then purification of river water. लास्ट क्लास में चैप्टर खत्म होते ही उसके बाद कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है इस चैप्टर पे. सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इटसेल्फ. थैंक यू. हैव अ गुड डे.